एवं शोषितों को संगठित करने और आवाज दिलाने के लिए निकल पड़ा। समाज में समरसता के पैरोकार और विश्व में हिंदुत्व की वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक दत्तोपंत बापूराव ठेंगड़ी की बात कर रहा हूं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने सामाजिक और आर्थिक विकास के चिंतन में भारतीय मूल्यों पर आधारित तीसरी राह अर्थात थर्ड वे का रास्ता सुझाया, जो साम्यवाद और पूंजीवाद से अलग है। एक ऐसा अनासक्त आडंबरहीन कर्मयोगी जो अपने जीवन के अंतिम बेला तक राष्ट्र और समाज के लिए जिया। प्रचार से दूर चरैवेति में विश्वास करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक दत्तात्रेय बापूराव ठेंगड़ी अपनी निर्धारित आयु से कहीं अधिक आयु राष्ट्र और समाज को दे गए। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना। डॉक्टर साहब संघ बीज गुरु जी उस बीज का विस्तार करने वाले संघ के भाष्यकार ऐसा कहने के बाद और जिन हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका एक संपूर्ण रूप खड़ा किया गया, उसमें दत्तोपंत जी बहुत प्रमुख थे और बहुत व्यापक उनका हस्तक्षेप रहा सर्वत्र। वो स्वयं इस प्रक्रिया को प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट कहते थे और इसमें एक लंबे समय की ये प्रक्रिया है और इसके लगभग पूर्ण विकास तक दत्तोपंत जी मौजूद थे। दीनदयाल जी की हत्या बीच में हो गई, वो चले गए, आयु के कारण लोग चले गए, लेकिन दत्तोपंत जी तब से और बिल्कुल अभी तक उनके देहांत तक पूर्णतः सक्रिय थे। आप ये जानते हैं कि अंतिम पुस्तक लिखने के एक महीने में उन्होंने ये कहा पुस्तक के पांडुलिपि को देते समय कि संघ ने दिया हुआ मेरा काम पूर्ण हुआ। उसके कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया, लेकिन वहां तक वो सक्रिय थे। उससे बहुत सारी बातों में संघ विचार यानी अपने देश का सनातन विचार धर्म के आधार पर इस प्रत्येक क्षेत्र की जो पुनर्रचना आधुनिक विश्व को आवश्यक रहेगी आगे चल के, उसका भारत में मॉडल कैसा बनेगा ताकि वो रचना यहां पर सफल हो और विश्व को भी अपनी देन दे सके, ऐसा विचार और ऐसी व्यावहारिक कार्य पद्धति ये उन्होंने सर्वत्र दी है। सबसे बड़ा उनका योगदान है। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी अपने 84 वर्ष के जीवन काल में 7 संगठनों का गठन कर गए और 5 संगठनों की रचना में उन्होंने सहयोग दिया। उन्होंने 48 पुस्तकों की रचना की, जिसमें 35 हिंदी, 10 अंग्रेजी, 3 मराठी और 12 पुस्तकों की प्रस्तावना भी उन्होंने लिखी थी। उनके कार्यों का आकलन करें तो ठेंगड़ी जी की आयु उनके द्वारा किए गए कामों से छोटी पड़ जाती है। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक उच्च कोटि के विचारक, कुशल संगठनकर्ता और स्वदेशी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जो एकात्म मानववाद की अवधारणा में विश्वास करते थे। वे एक ऐसे वक्ता थे जिनके वाक्य कार्यकर्ताओं एवं जनता के हृदय को सीधे स्पंदित करते थे। और जैसे उद्योगपतियों को उनके उद्योग को रखने के लिए आर्थिक सहायता सरकारी खजाने से यानी आम जनता के पैसे से दी जाती है, 38 साल तक आपने यह धंधा किया, 6 साल तक उल्टा काम कीजिए, वही सहायता किसान को दीजिए, निर्यात की सहूलियतें किसान को दीजिए, इंपोर्ट से संरक्षण किसान को दीजिए, सारा नक्शा बदल जाएगा। कार्यकर्ताओं से इतने आत्मीय संबंध बना लेते थे और कार्यकर्ता के परिवार को अपना परिवार बना लेते थे। आज वे कार्यकर्ताओं के लिए किंवदंतियां बन चुके हैं। उनकी चर्चा करते ही कार्यकर्ता भावुक हो जाता है। ठेंगड़ी जी कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श, प्रेरक और जीवन के मील के वो पत्थर हैं जिसको हर कोई छूना चाहता है। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई विचारों और आयामों को जमीन पर उतार लाए और उन्हें प्रायोगिक धरातल दिया। ठेंगड़ी जी सही मायनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघ चालक परम श्रद्धेय श्री गुरुजी के विचारों एवं अवधारणाओं के अनुगामी थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी समाज के सृष्टा और दृष्टा दोनों थे। उन्होंने सनातनी हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विश्व मंचों पर हिंदू सनातन परंपराओं एवं विश्वासों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। वे मानते थे कि हिंदू संस्कृति बहुआयामी है। पूजा पद्धति या मत की ओर हिंदू की विशेष दृष्टि है। पूजा पद्धति यानी रिलीजन को हिंदू बिल्कुल निजी नहीं मानता। हिंदुत्व सर्व समावेशी और सर्वग्राही है। के लिए और खासकर किसान के लिए गौ माता का बहुत ही महत्व है। गौ माता इसके तरफ हम केवल आर्थिक भौतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखते। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक यानी गौ माता है। हमारे राष्ट्र का मानबिंदु यानी गौ माता है और इसलिए उसके पूजन से प्रारंभ किया। यह बहुत ही शुभ बात हुई। ऐसे अनासक्त कर्मयोगी दत्तात्रेय बापूराव ठेंगड़ी का जन्म 10 नवंबर 1920 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आरवी ग्राम में हुआ था। पिता का नाम बापूराव दाजीबा ठेंगड़ी था। वे स्थानीय स्तर पर वकालत करते थे। मां का नाम जानकीबाई ठेंगड़ी था। वो एक धर्मालु और आध्यात्मिक औरत थी और उनको दत्त भगवान पर बहुत विश्वास था। 4 वर्ष की आयु तक दत्तोपंत जी बोल नहीं पाते थे। मां ने भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना की और दर्शन कराया तो दत्तोपंत ठेंगड़ी बोलने लगे, तो उनके नाम के आगे दत्ता ये शब्द जोड़ दिया गया। दत्तोपंत ठेंगड़ी आरवी बाजार की गलियों में अपना बचपन बिता रहे थे। इन्हीं मैदानों पर खेलते हुए दत्तोपंत जी ने वानर सेना का गठन भी किया था। म्युनिसिपल हाई स्कूल यानी गांधी हाई स्कूल आरवी से दत्तोपंत जी ने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी इतने अध्ययनशील थे कि 10वीं तक लोकमान्य तिलक लाइब्रेरी, जो पहले विक्टोरिया लाइब्रेरी हुआ करती थी, दत्तोपंत जब तक के यहाँ स्टूडेंट करते थे तब तक के इसी लाइब्रेरी दररोज जाते थे और उस समय इस लाइब्रेरी में 10,000 किताबें थी। तो दत्तोपंत ने हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी किताबें 10,000 किताबें पढ़ ली थी। यही अध्ययन बाद में उनके वैचारिक सृजन का आधार बना। ठेंगड़ी जी के पिताजी ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए नागपुर भेज दिया। उनके पिताजी का संबंध पूज्य श्री गुरुजी से बहुत ही घनिष्ठ था। नागपुर में महाल स्थित संघ कार्यालय में श्री गुरुजी के साथ दत्तोपंत जी रहा करते थे। नागपुर के मॉरिस कॉलेज से 12वीं कक्षा की परीक्षा दत्तोपंत जी ने उत्तीर्ण कर ली। नागपुर विधि विद्यालय से स्नातक और विधि स्नातक भी कर लिया, जो आज डॉक्टर अंबेडकर विधि महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठेंगड़ी जी के पिताजी दत्तोपंत जी को वकालत व्यवसाय में उतारना चाहते थे, लेकिन ठेंगड़ी जी तैयार नहीं थे। वे संघ के लिए कार्य करना चाहते थे। बाद में पिताजी मान गए। गुरुजी के समय प्रचार करके निकले हैं ठेंगड़ी जी, डॉक्टर साहब के समय नहीं, बहुत छोटे थे उस समय। तो ये जब प्रचार करके जाने के लिए निकले तो पिताजी बिगड़ गए। भाई कौन होता है डॉक्टर हेडगेवार? मेरे बच्चों को उसको बहका दिया है और गुरुजी कौन होते हैं? हम गुरुजी की बात मानते पीछे नहीं है। मेरा लड़का है, उसको भेजना न भेजना है तो मेरा अधिकार है, आप नहीं मानेंगे। ठेंगड़ी जी की अंग्रेजी अच्छी होने के कारण परम पूज्य गुरुजी ने 1942 में उनको प्रचारक के रूप में कालीकत यानी केरल भेज दिया। उस समय पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे शबाब पर था। बड़ी मुश्किल से कालीकत में वल्लती तिरुमलपाड़ वकील साहब के यहाँ रहने की जगह मिली। वहाँ पर 1944 तक रहे। कालीकत में संघ के अनुकूल वातावरण न होने के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम आरंभ हो गया। ठेंगड़ी जी ने अपने कार्यावधि के दौरान 5 स्वयंसेवक तैयार कर दिए
और वे नियमित रूप से प्रार्थना के लिए आने लगे। 1942 में यहाँ भेजे गए। मार्च महीने में वे चेन्नई से यहाँ आए, मार्च महीने में, और वे प्रथम गए कोझिकोड में, जिसको उस जमाने कैलिकट कहते थे। तो इसलिए कैलिकट उतरकर उनके पास एक पत्र था, ये परिचय पत्र था। परिचय पत्र से उस एडवोकेट से मिलने के लिए गए, परंतु उनको वहाँ समर्थन नहीं मिला। इसलिए वे एडवोकेट उस समय हिंदू संगठन, ये कहना उस समय बहुत कठिन था, और विशेष करके कैलिकट कांग्रेसी प्रभाव था उस समय 1942 में। और कैलिकट जिसको हम कहते हैं, उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने का मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था। तो ये रियासत नहीं था, और मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग, अब उसको उस समय मलबार डिस्ट्रिक्ट कहते। तो मलबार डिस्ट्रिक्ट की राजधानी कैलिकट थी, इसलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी कैलिकट में गए और वहाँ संपर्क प्रारंभ किया। प्रारंभिक दिनों में जैसे जवान जाते थे, उसी प्रकार इधर उधर घूमकर गए, और एक स्थान पर एडवोकेट से कोई समर्थन नहीं मिला। परंतु एडवोकेट के घर पर जब बातचीत चली थी, उसको सुनने वाला एडवोकेट का दूसरा मित्र था। तो बाद में उस मित्र ने उनसे कहा, अच्छा मैं समर्थन दे सकता हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ कहा। वे थे एक ये ज़ैमोरिन राजघराने के सदस्य थे ये, तो इसलिए उनको पहली पकड़ वहाँ से मिली। एक छोटी सी शाखा कैलिकट में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 1-2 महीनों के अंदर प्रारंभ की। ये इस प्रकार संघ का प्रारंभ 1942 मार्च से शायद अप्रैल जून तक चलता रहा। 1944 में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ठेंगड़ी जी को पश्चिमी बंगाल और असम भेज दिया गया। 1944 में भारत में अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन का माहौल चल रहा था। ठेंगड़ी जी को प्रचारक बनाकर कोलकाता भेजा गया। तब उस समय कोलकाता में वामपंथियों का बोलबाला था। ऐसे में ठेंगड़ी जी को काम करना मुश्किल था। ठेंगड़ी जी को जिस वकील साहब के यहाँ रहने की व्यवस्था मिली, वहाँ ठेंगड़ी जी को गंभीर रोग ने पकड़ लिया। मजबूर होकर 1947 में ठेंगड़ी जी को नागपुर वापस जाना पड़ा। कलकत्ता से वापस आने के बाद 1948 में संघ पर प्रथम प्रतिबंध के दौरान ही दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ के स्थापना में सहयोग दिया और कुछ वर्षों तक भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री के तौर पर काम किया। इसी बीच 1953 में भंडारा के उपचुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य पोलिंग एजेंट नियुक्त किए गए। उस समय श्रमिक क्षेत्र में काम कर रहे इंटक, एटक, एचएमएस, यूटीयू जैसे संगठन किसी खास दलीय विचारधारा से प्रभावित थे। उसमें राष्ट्रीय भाव का अभाव था और इससे श्रमिकों का हित प्रभावित हो रहा था। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित एक श्रमिक संगठन स्थापित करने का मंथन चल रहा था। इसी बीच कांग्रेस समर्थित इंटक में काम करने के लिए ठेंगड़ी जी को प्रस्ताव मिला। श्री गुरुजी के निर्देश पर श्रमिक संगठनों के रीति नीति समझने के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने प्रस्ताव स्वीकार कर कुछ वर्षों तक निष्ठापूर्वक काम किया। आखिर वो दिन आ गया जब ठेंगड़ी जी ने 23 जुलाई 1955 को तिलक जयंती के अवसर पर भोपाल में राष्ट्रीय भाव पर आधारित भारतीय मजदूर संघ के नाम से एक श्रमिक संगठन का गठन किया।
अपनाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। विभिन्न दलों के नेताओं के साथ संपर्क बढ़ाने और राज्यसभा में मजदूरों, किसानों, स्वदेशी की आवाज उठाने के लिए 1964 में दत्तोपंत जी को राज्यसभा भेजा गया। 1968 से 1970 तक दत्तोपंत जी ने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभाई। वे 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। सांसद निवास साउथ एवेन्यू, फ्लैट नंबर 129 यानी दत्तोपंत जी का घर सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता था। सांसद के नाते अमेरिका, रूस, मॉरिशस, चीन, ब्राजील सहित दर्जनों देशों का दत्तोपंत जी ने भ्रमण किया। कहीं भी किसी कार्यकर्ता के घर में कोई सुख दुख है, प्रवास के दौरान जो है कभी भी वो प्रवास जैसे बैठक खत्म हुई उसके बाद कार्यकर्ताओं को मिलने का उनका एक काम रहता था। रात को 12-12, 1-1 बजे तक भी हम उनके साथ कई बार जो है टैक्सी लेके जो है कार्यकर्ताओं के घर साथ मिलने के लिए जाते थे। किसानों की दुर्दशा और साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक किसान संगठन के गठन का विचार थेंगड़ी जी के मन में आया, जो राष्ट्रीय भाव से अभिप्रेरित हो और दलीय भावना से ऊपर उठकर किसानों की चिंता करे। हालांकि भारतीय मजदूर संघ के गठन के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक किसान संगठन के गठन का विचार चल रहा था। उधर 60 के दशक से ही उत्तर प्रदेश में किसान परिषद और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भारतीय किसान संघ के नाम से संगठन चल रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्रीय और आंचलिक था। बाद में ये सभी संगठन थेंगड़ी जी के प्रयास से उनके ही द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर गठित भारतीय किसान संघ में विलीन हो गए। तो भारतीय किसान संघ की स्थापना होने के यानी विधिवत कोटा में हुई, पर अलग अलग प्रांत में किसान संघ था। यहाँ आंध्र में था, उसके बाद पुणे में उनकी बैठक थी, फिर मध्य प्रदेश में कुछ थे, महाराष्ट्र में भी किसान संघ की शुरुआत, यानी किसानों का एक इकट्ठा एकत्रीकरण होता था। तो बाद में जब कोटा अधिवेशन हुआ तो किसान संघ का कोटा अधिवेशन ये पहला अधिवेशन है। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, इस नारे के साथ भारतीय किसान संघ का पहला अधिवेशन 4 मार्च 1979 में राजस्थान के कोटा में हुआ। यह अधिवेशन कोटा के दशहरा मैदान में थेंगड़ी जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में देश भर से 650 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कोटा की इस धरती पर श्री राम रंगमंच पर भारतीय किसान संघ का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ था। ये अधिवेशन राजस्थान के माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत के द्वारा इसका श्री गणेश होकर के और कोटा में ही इसको रखा गया था। और यहाँ इस रंगमंच के चारों ओर जो देश भर के 550 किसान आए थे, उन किसानों ने यहाँ पर अपना आवास बनाया था। उस समय टेंट लगाए थे और टेंटों में उनका आवास था। 4 तारीख को यहाँ पर भयंकर बरसात हुई थी। 4 मार्च को भयंकर बरसात हुई थी। जो 4 मार्च में पानी इतना आ गया कि जो किसान टेंटों में ठहरे हुए थे उनको आसपास मकान जो बने हुए थे, तो उस समय बहुत कम मकान बने हुए थे, उन मकानों में रहने की उनकी व्यवस्था की थी। इसमें पुरुषोत्तम दास भाटिया को भारतीय किसान संघ का पहला अखिल भारतीय अध्यक्ष, श्याम सुंदर द्विवेदी को अखिल भारतीय महामंत्री और बालाकृष्ण पांडे को अखिल भारतीय संगठन मंत्री घोषित किया गया। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि किसानों को लाभकारी मूल्य और गो आधारित कृषि को बढ़ावा मिले। सम्मेलन में थेंगड़ी जी ने किसान परिवार की अवधारणा सामने रखी, जिसमें खेती करने वाले केवल किसान ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े शिल्पकार, बढ़ई,
कुम्हार आदि सभी वर्ग के लोग शामिल हो। वर्ष 1981 तक काशी में आयोजित द्वितीय अधिवेशन में 22 राज्यों के भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए और 1986 में हैदराबाद में आयोजित तृतीय अधिवेशन में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। इस अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास भाटिया के स्थान पर सरदार प्यारा सिंह को दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं के लिए 19 मार्च 1987 का दिन अविस्मरणीय है, जब भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्यारे सिंह के नेतृत्व में गुजरात विधानसभा का घेराव किया। आंदोलन हिंसक हो गया और पुलिस फायरिंग में अलग अलग स्थानों पर भारतीय किसान संघ के 19 कार्यकर्ता मारे गए, जिसमें 2 महिला और 17 पुरुष थे। आंदोलन में शहीद कार्यकर्ताओं को भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा कर अनुग्रह राशि वितरित की। बाद में गुजरात सरकार ने किसानों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। ठेंगड़ी जी अहिंसक आंदोलन के पक्षधर थे। वे तनिक भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे। भूख हड़ताल के बारे में उनका मानना था कि भूख हड़ताल से कुछ होना नहीं है, सरकारों की चमड़ी मोटी होती है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी स्वदेशी के प्रति आग्रही थे और उन्होंने स्वदेशी को दलीय प्रतिबद्धता से परे विशुद्ध देशभक्ति के वैचारिक अधिष्ठान आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने इस श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी समारोह समिति के महामंत्री और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विजय जी का स्वागत करने के लिए मैं विदर्भ प्रांत के भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री प्रकाश जी सोनी को निमंत्रित करता हूं। वे आगे आए और विजय जी का स्वागत करें। अपनी समिति की अध्यक्षा श्रीमती सुमित्राताई जी महाजन,
इनका स्वागत करने के लिए मैं नागपुर जिले के अध्यक्ष प्राचार्य मनोहर राव जी बुटे को निमंत्रित करता हूं, वे आए और आपका स्वागत करें। मनोहर राव जी बुटे श्रीमती सुमित्रा ताई जी का स्वागत कर रहे हैं। आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मार्गदर्शक परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी का स्वागत करने के लिए मैं माननीय सुमित्रा ताई जी को निवेदन करूंगा, हमारी समिति की ओर से और हम सब की ओर से आपका स्वागत करें। इस स्वागत परिचय के बाद में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। यह जो जन्म शताब्दी वर्ष है, यह जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के लिए एक अखिल भारतीय स्वरूप के अखिल भारतीय स्तर पर जन्म शताब्दी समारोह समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें समाज से ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को साथ में लेकर यह जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय हुआ है। उसमें श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, उनको भी उसमें जोड़ने की बात हुई है। तो यहाँ हम सब लोगों को भी, ये जो समिति के सदस्य हैं, इनका भी परिचय हो, इस दृष्टि से मैं नाम पढ़ूंगा। हमारे जो यहाँ उपस्थित सदस्य हैं वे कृपया अपनी जगह पर खड़े होकर अपना स्वीकार करें। वैसे ये जो समिति बनी है, ये लगभग 92 सदस्य अभी तक इसमें बने हैं। आज के कार्यक्रम में सभी उपस्थित नहीं हैं, किसी न किसी कारण से, कोई अन्य कारणों से, या कल का जो अनपेक्षित रूप से निर्णय आया उसके कारण भी, उस उहापोह में भी कुछ लोगों ने यहाँ आने से अभी अपनी असमर्थता व्यक्त की। इस समिति के साथ में ही राज्यों की भी समितियाँ बन रही हैं, तो उन समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनको भी आज इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया था। तो मैं इन सब के अभी यहाँ उपस्थित जो है उनके नाम मैं पढ़ता हूँ, तो हम सब लोगों को भी उनका परिचय हो जाएगा। इस समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा ताई महाजन जी, विजय जी उपाध्याय हमारे इस समिति के संयोजक हैं, माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, श्रीमती प्रमिलाताई मेढे जी, शंकरराव तत्ववादी, नरेंद्र जी जादव, डॉक्टर नरेंद्र जी जादव, रामदास जी पांडे, श्री सज्जी नारायण जी, भारतीय किसान संघ के, भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष, गोविंदराव जी अठावले, अभी 92 साल की उम्र है, फिर भी इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है और हम सब लोगों के लिए इनकी उपस्थिति प्रेरणादायी है। श्रीमान सरोज दा स्वदेशी जागरण मंच से हैं, श्रीमती रोजा देशपांडे जी, उन्होंने भी आने की सहमति दी थी मगर थोड़ा सा स्वास्थ्य के कारण अभी पहुंची नहीं है। आलमगिरी गौरी, सचिन चतुर्वेदी, योगानंद जी काले,
डॉक्टर श्री महेश शर्मा, श्री महेश चंद्र शर्मा, दोनों भी महेश, श्री बाला शंकर जी, सत्यनारायण जी जटिया, मध्य प्रदेश से हैं, पूर्व श्रम मंत्रालय में रहे हैं। दादा इदाते सामाजिक समरसता मंच के साथ में जुड़े हुए रहे हैं। गुरुचरण सिंह जी गिल, विकास भारती के पद्मश्री श्री अशोक जी भगत, कश्मीरी लाल जी, स्वदेशी जागरण मंच, बद्रीनारायण जी चौधरी, भारतीय किसान संघ के महामंत्री, जितेंद्र जी बजाज, अमरनाथ डोगरा जी, जो नवखंड है, वो नवखंड और एक जो किताब अभी छपी है उसके संपादक और उसके लेखक, विनायक जी दीक्षित, अधिवक्ता परिषद से, जितेंद्र जी गुप्ता, लघु उद्योग भारती, अपनी ये जो वेबसाइट तैयार की है और संकलन किया है, ऐसे उसके करने वाले डॉक्टर श्री रंजीत जी जोधपुर से हैं, वहाँ अपने पीछे में खड़े हैं। प्रभाकर जी केलकर, किसान संघ के उपाध्यक्ष, मुकुल जी कानिटकर, भारतीय शिक्षण मंडल, दर्शानंद गौड़ जी, अश्विनी जी महाजन, सतीश कुमार, स्वदेशी जागरण मंच से, भारतीय मजदूर संघ के सुरेंद्रन जी, अधिवक्ता परिषद से संतोष कुमार जी, गिरीश चंद्र आर्य, मजदूर संघ से, जी लक्ष्मण जी, विद्यार्थी परिषद, संजय पाचपोर अभी नहीं पहुंचे। इसके साथ में ही सभी राज्यों की जो कमेटियों का गठन हुआ है उसके जो अध्यक्ष हैं उनको भी इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया था। उसमें से श्री गोपाल जी पालीवाल, उत्तर प्रदेश के जो समिति बनी है उसके आप अध्यक्ष हैं, और हिमाचल प्रदेश की जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी। तो ऐसे सभी महानुभाव आज हमारे साथ में उपस्थित हैं। इन महानुभावों का मार्गदर्शन इस समिति को वर्षभर के अनेक कार्यक्रमों के लिए मिलने वाला है। आज जो समिति की बैठक हुई उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रकार के सुझाव सब लोगों ने दिए हैं। उसके अनुसार अगले पूरे साल भर के यह जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का कार्यक्रम आगे चलने वाला है। अभी आगे की कार्यवाही को बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने इस समिति के महामंत्री श्री विजय जी उपाध्याय जी को निवेदन करता हूं कि वे अपना प्रास्ताविक हम सब के सामने रखें। श्रीमान विजय जी उपाध्याय। अध्यक्ष माननीय सुमित्रा ताई जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, हमारी समिति के सभी सम्मानित सदस्य, आप सभी उपस्थित बंधु भगिन, मीडिया के सभी हमारे प्रतिनिधि, अन्य सभी भाइयों और बहनों, दत्तोपंत जी का जन्म शताब्दी वर्ष, उसके शुभारंभ कार्यक्रम इस नाते से, उद्घाटन कार्यक्रम इस नाते से आज हम सभी यहाँ पर एकत्र आए हैं। देश में अनेकों महापुरुष हुए हैं। हम पूरे वर्ष भर ऐसे सभी महापुरुषों का कुछ ना कुछ कार्यक्रम, उनके शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम, ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का हम सभी को संज्ञान आता रहता है। आज जिन महामानवों के जन्म शताब्दी वर्ष के उद्घाटन का कार्यक्रम है,
उनका कुछ वैशिष्ट्य है। वैसे तो सभी महापुरुषों का अपना अपना एक वैशिष्ट्य रहता ही है। तो दत्तोपंत जी का जो वैशिष्ट्य है, समाज जीवन का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसके बारे में उनका अध्ययन और मार्गदर्शन, हम हमारी सृष्टि जो संघ सृष्टि में सभी संगठन काम करते हैं, हम हमारे यहाँ जब विचार करते हैं तो कई संगठन जिनकी स्थापना दत्तोपंत जी ने की, इसलिए उनको लगता है कि हमारे संगठन का सब कुछ दत्तोपंत जी ने बनाया, किया, मार्गदर्शन किया, इस प्रकार से है। किंतु बाकी के सभी संगठन, उनको भी लगता है कि दत्तोपंत जी तो हमारे मार्गदर्शक इस नाते से, या ऐसा सभी जो तात्विक दर्शन उस संगठन उस काम को लेकर के संस्कार भारती के कार्यकर्ता से उनसे चर्चा करो तो वो कहते हैं कि संस्कार भारती से कला से जुड़े विषयों पर जितना गहन और जितना विस्तृत ऐसा अध्ययन और मार्गदर्शन दत्तोपंत जी ने किया, तो उनको लगता है कि संस्कार भारती, कला और ऐसे सब विषयों के मर्मज्ञ दत्तोपंत जी थे, वो तो हमारे आराध्य, हमारे मार्गदर्शक इस नाते से। वो अधिवक्ता परिषद होंगे, वो विद्यार्थी परिषद है, किसान संघ है, ग्राहक पंचायत, यानी कुल मिलाकर के दत्तोपंत जी का व्यक्तित्व तो ऐसा जो मिला उसको लगता है, जिस संगठन को मार्गदर्शन किया उन संगठन के कार्यकर्ताओं को लगता कि ये सर्वथा हमारे ही और हमारे विचार, हमारे संगठन के लिए एक और अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो संपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं। तो कैसा बहुआयामी व्यक्तित्व। इस नाते से दत्तोपंत जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाना हम सभी संगठन के कार्यकर्ता सोच रहे थे। फिर निर्णय हुआ कि नहीं, दत्तोपंत जी को किसी एक संगठन की पृष्ठभूमि में उसके चौखट के दायरे खड़ा करके उनको प्रस्तुत करना, शायद दत्तोपंत जी के आयाम को बहुत छोटा करके प्रस्तुत करना होगा। इसलिए सब संगठनों ने मिलकर के उनका एक बहुमुखी जो व्यक्तित्व था, या उनके व्यक्तित्व का एक इको क्रिएट हो सके, समाज के सम्मुख उनका ये प्रतिभावान व्यक्तित्व, बहुमुखी व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जा सके, इस नाते से सब संगठनों ने मिलकर के विचार किया है। हमको अच्छी प्रकार मार्गदर्शन मिल सके हमारी समिति को आगे बढ़ाने के लिए, वर्ष भर के कार्यक्रम के लिए हम सारे देश में व्यक्तियों का चयन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, हमको मार्गदर्शन के नाते किनको किनको देखना। तो शताब्दी वर्ष है, इसलिए दत्तोपंत जी के साथ संपर्क में रहे, उनके साथ काम किया, ऐसे व्यक्तियों की जब सूची बनाई तो स्मरण आया, ध्यान आया कि बहुत सारे लोग अभी नहीं हैं। जो लोग हैं उनकी आयु इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो दैनंदिन इस सारे काम के लिए सहयोगी सहकारी हो पाने बहुत मुश्किल है। और सहज हम समझ सकते हैं कि शताब्दी वर्ष जब दत्तोपंत जी का, तो उनके सहयोगी सहकर्मी उसी आयु के आसपास होंगे, इसलिए उस बड़ी आयु के सब लोगों का निरंतर हमारे साथ जुट पाना ऐसा मुश्किल होगा। हमारे संघ सृष्टि से बाहर भी दत्तोपंत जी का सभी विचारधारा के लोगों के साथ गहरा रिश्ता संबंध था। और इसलिए जब हम ऐसे क्षेत्रों में भी चर्चा करने के लिए वामपंथी संगठनों के ऐसे सब लोगों के साथ, तो ध्यान में आया कि दत्तोपंत जी के साथ काम किए हुए उसमें से शायद अभी लोग नहीं हैं। एक गुरदास दास गुप्ता जी का नाम ध्यान में आया, हम सभी को ध्यान में आता होगा, अभी पिछले सप्ताह ही उनका स्वर्गवास हुआ। उनको हमने स्मरण कराया तो उनको बहुत आनंद हुआ कि ब्रजेश जी हमारा सौभाग्य है, लेकिन भाई साहब मेरा स्वास्थ्य ऐसा है कि मैं निकल नहीं सकता, आ नहीं सकता। ऐसे सब प्रकार के विषयों का विचार करते हुए, व्यक्तियों का विचार करते हुए आज जो अपनी समिति बनी है, जिनका परिचय भी आपके सम्मुख हुआ है, इसमें विविध क्षेत्रों के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सामाजिक जीवन में काम कर रहे ऐसे संगठनों के लोग हैं, न्यायविद लोग हैं। ऐसे समाज जीवन के जितने क्षेत्र हो सकते ऐसे सभी क्षेत्रों के अग्रणी प्रतिभावान ऐसे सभी महानुभाव हमको समिति में सदस्य के नाते वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के मार्गदर्शन के लिए हैं। वर्ष भर कार्यक्रम कैसे चले, तो समिति ने विचार किया है
कि ये जो जन्म शताब्दी जन्म वर्ष मनाना तो चित्र रख करके पूजा करना, धूप दीप करना, ये निमित्त नहीं होगा दत्तोपंत जी के जन्म शताब्दी वर्ष में। तो दत्तोपंत जी जिन विचारों को लेकर के आगे बढ़े और एक जो अलग वैशिष्ट उनका मैं आप सभी के संज्ञान में लाने का प्रयास करता हूं। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी, विचार करने वाले, लिखने वाले ऐसे लोगों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन उनके बारे में जब नज़दीक से जाके देखते हैं तो उन्होंने लिख लिख करके किताबें, अलमारियां और लाइब्रेरी भर के रखी हैं। उनका समाज जीवन में अनुपालन, अनुवाद और उस पर जब विचार करते तो ध्यान में आता उन्होंने विचार किया, विचार लिख करके किताब में बंद है, कोई आएगा उसको अनुसरण करेगा, अनुपालन करेगा, ऐसा सोचेगा। लेकिन दत्तोपंत जी का एकदम अलग कृतित्व रहा। उन्होंने जिस विषय का विचार किया उसका अनुपालन, प्रतिपादन कैसा हो सकता है, उस दूसरे भाग का भी परिपूर्ण विचार किया। और इसलिए जो विचार लिखते हैं, जो विचार, जो भाव आता है, उस भाव का अनुपालन आना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रणाली है, सरकार देश में जो काम करती है, यहाँ सामाजिक संस्थाओं को मजबूती आ जाए, सामाजिक संस्थाएं मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, ताकत के साथ, सत्ता के साथ, सरकार के साथ बात करें तो जो विचार है उस विचार को व्यवहार में लाया जा सकता है। तो ऐसे एक प्रकल्प पर भी कि ऐसे सामाजिक संस्थाएं समाज की शक्ति, एक मजबूत शक्ति के नाते देश में खड़ी हो, तो उन्होंने विचार भी किया। विचार के क्रियान्वयन के लिए सामाजिक शक्ति, एक बलशाली समाज खड़ा हो, उसके लिए भी चिंतन किया और उस दिशा में पूरा जीवन और जो तमाम सारे संगठनों की स्थापना और मार्गदर्शन, उनके इस आयाम का अगर हम स्मरण करते हो तो ध्यान में आता है विचारों को क्रिया में बदलने के लिए, कार्यक्रम में बदलने के लिए, अनुपालन के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, एक शक्ति समाज में खड़ी करने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। पूरा जीवन उसके लिए उन्होंने संकल्प को आगे बढ़ाया। आज उसी के अनुरूप हम सब लोगों ने जिन कार्यक्रमों के बारे में विचार किया है, वर्ष भर जो कार्यक्रम चलेंगे, हमारे अपने जितने भी संगठन हैं, संघ सृष्टि के संगठन, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी, विद्या भारती, संस्कार भारती, अधिवक्ता परिषद, विद्यार्थी परिषद, ऐसे हम सब ने सोचा है हम हमारे संगठन की जो कार्य संस्कृति है उसके अनुरूप दत्तोपंत जी के व्यक्तित्व को समाज के सम्मुख परोसने का कार्य करेंगे। और एक और निर्णय किया है हम सभी लोगों ने, ये शताब्दी वर्ष, इसकी जो थीम विचार किया है हम सभी लोगों ने, राष्ट्र की अवधारणा और विकास की अवधारणा। तो ऐसे हमारे सभी संगठन इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, राष्ट्र की अवधारणा और विकास की अवधारणा, विद्यार्थी परिषद अपने संगठन के जो कार्य संस्कृति है उस परिवेश में विकास और राष्ट्र की अवधारणा को उस ऑडियंस के सम्मुख प्रस्तुत करने का काम करेगा। ऐसे ही किसान संघ, ऐसे ही मजदूर संघ, ऐसे ही सभी संगठन अपने अपने संगठन के कार्य स्वरूप के अनुसार वर्ष भर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जन्म शताब्दी के कार्यक्रम, राष्ट्र की अवधारणा, विकास की अवधारणा, इसी फ्लेवर में सबके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय समिति द्वारा भी कुछ कार्यक्रमों के निर्णय हुए हैं। सारे देश में प्रमुख स्थानों पर कुछ विचार गोष्ठियां, कुछ सिंपोजियम, कुछ अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम, यानी सभी प्रकार के ऑडियंस को एड्रेस किया जा सके, ऐसे कुछ कार्यक्रमों की रचना, उस पर कुछ विचार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी संगोष्ठियां की जाएं। ये जो विचार है हमारा, एक परिपक्व विचार, आज दुनिया के समक्ष उपस्थित सभी प्रश्नों का जो अल्टीमेट सॉल्यूशन परोसता है, ऐसा विचार हम उसको समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। तो ऐसे सब प्रकार का विचार करते हुए वर्ष भर ऐसी जो हमारी समिति है, प्रांत स्तर पर भी समितियों का गठन हुआ है, केंद्र स्तर की ये समिति है, प्रांत और केंद्र ऐसे सब मिलकर के समितियां भी कार्यक्रमों का निर्धारण और उसका व्यवहार करेंगी। और ऐसे ही सभी संगठन ये जो थीम हमारा है उसके अंतर्गत कार्यक्रमों का डिजाइन करेंगे। और इस प्रकार सब प्रकार के वर्ष भर हमारे कार्यक्रम चलने वाले हैं। कुल मिलाकर के जो एक हेतु रखा गया है कि एक इको क्रिएट हो, एक उनका जो बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व था,
केवल मजदूर संघ के नाते नहीं, केवल किसान संघ के नाते नहीं, तो समाज के सभी प्रश्नों के समाधान का संपूर्ण ऐसा जो विचार, जिसके प्रवर्तक के नाते, जिसके अगुवाकार के नाते दत्तोपंत जी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे, वो स्थापित कर सकें। आज एक चर्चा आई, जैसे समाज में सहज रूप से गांधी जी, अंबेडकर जी, ऐसे कई नाम सहज लोगों की जुबान पर आते हैं। दत्तोपंत जी तो जन के व्यक्ति थे, जन का नेतृत्व कर रहे थे, जन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे जन जन की जबान पर दत्तोपंत जी का नाम, उनके काम के कारण अलग अलग क्षेत्रों में जो विचार किया है, वो हम सब लोग इस वर्ष भर के अपने कार्यों के आधार पर आगे ले जाएं। कुछ ऐसे मौलिक विषयों का विचार करते हुए समिति ने कार्यक्रमों का निर्धारण किया है। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे शुभारंभ के अवसर पर हम सभी को पूजनीय सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन मिलेगा। इसको और कैसे बेहतर ढंग से हम सब लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक दिशा निर्देश भी मिलेगा। तो प्रास्ताविक के नाते अब तक हम सब ने जो सोचा है, हमने आप सभी के सम्मुख रखा है। समय समय पर समिति मिलती रहेगी, विचार करती रहेगी, और जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी आप सभी को आएगी। हम सब मिल करके इस परिवेश को जैसे अपेक्षा है वैसा कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं मेरा निवेदन पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। विजय जी ने हमारे समिति का जो आगे का सोच है, आगे के विचार है, इसके संबंधित हम सब लोगों को अवगत कराया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमित्रा ताई जी को निवेदन करूंगा। उसके पूर्व में अपने यहाँ के कार्यकर्ता श्री अमर कुलकर्णी व्यक्तिगत गीत प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात फिर समिति की अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा ताई महाजन हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। अमर कुलकर्णी। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा, आपदाओं को समझ वरदान में, जग सुने झूमे सदा अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में, चीरतम दल अज्ञता निज तेज से, बन अजय निशंक में चलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। सुमन बन कर सज उठे जयमाल में, राह में जितने मिले वे शूल भी, धन्य मैं
यदि जिंदगी की राह में कर सके अभिषेक मेरा धूल भी, क्योंकि मेरी देह मिट्टी से बनी है, क्यों न उसके प्रेम में पलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मैं जलूं इतना के सारे विश्व में प्रेम का पावन अमर प्रकाश हो। मेदिनी यह मोद से विहसे मधुर, गर्व से उत्फुल्ल वह आकाश हो। प्यार का संदेश दे अंतिम किरण, मैं भले अपनत्व को छलता रहूं। चाह मेरी यह है कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में, मातृ मंदिर का अकिंचन दीप में। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं। माननीय सुमित्राताई जी। व्यासपीठ पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी, हमारे इस अखिल भारतीय समिति के संयोजक सब कुछ माननीय ब्रिजेश जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख हमारी माननीय शांताक्का जी, प्रमिला ताई जी, हमारे वरिष्ठ माननीय मुरली मनोहर जोशी जी और हमारी समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय ठेंगड़ी जी पर श्रद्धा रखने वाले, प्रेम रखने वाले बंधु भगिनी। आज का दिन तो देखा जाए तो सबके लिए बहुत मन में एक उल्लास तो है ही, आनंद तो है ही। कहीं ना कहीं हमारे लल्ला को अपनी जगह मिल गई है। एक बात मुझे लगती है, आपको लगेगा कि ये सुमित्रा महाजन अध्यक्ष क्या है, कहाँ ठेंगड़ी जी का काम, कहाँ मैं, मगर मुझे लगता है ये बीच में जो हमारी माताएं बैठी है, जिन्होंने इनमें से कई ऐसी होगी और पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसी होगी जो अपनी अपनी अगर कहानी सुनाएगी कि हाँ माननीय ठेंगड़ी जी हमारे यहाँ आते थे, मैं उनकी इच्छा के अनुरूप उनको ये खाना खिलाती थी, वो मेरे बच्चों के साथ कोई कहेगा बैठते थे, मेरा बेटा बेटी ड्राइंग अच्छी निकालते थे तो ठेंगड़ी जी भी उनसे रंग संगति समझ करके कहीं ना कहीं अपने भाषण में भी उसका उपयोग करते थे।
और भी ऐसी अनेक कहानियाँ, कैसे उनको विश्राम दिया, कैसे उन्होंने विश्राम किया घर में, कैसे बच्चों के साथ एक हो गए, कैसे पूरे हमारे परिवार को एक प्रकार से लगा कि परिवार के मुखिया है, घर आते थे वो ऐसा लगते थे। और इसलिए ये सभी जो मातृवर्ग बैठा है, मुझे लगता है कि इनके बिना तो कोई भी संगठन अधूरा ही है। हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन भी देखा, मातृवर्ग ने कैसा काम, और लगता है यही कुछ सोच करके इस माननीय ठेंगड़ी जी की ये जो जन्म शताब्दी वर्ष की अखिल भारतीय समिति बनाई गई, उसकी अध्यक्ष हो सकता है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के नाते बनाया हूँ, मगर मुझे लगता है ये भी एक दृष्टिकोण कि ये जो स्वयंसेवक घर से निकलते हैं, प्रचारक निकलते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान कहीं ना कहीं उस घर की, जहाँ वो रुकते हैं, जहाँ खाना खाते हैं, जिस गांव में काम करते हैं, वहाँ का मातृवर्ग ही करता है। ये परिचय है। हम देखते हैं माननीय ठेंगड़ी जी के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, एक उत्तम संगठक कोई भी कहेगा, एक उत्तम विचारक थे ऐसा कोई कहेगा, दृष्टा थे, प्रचारक थे, नेता भी थे, जनसंघ का काम भी किया है, निर्मिति का भी काम किया है। एक बात थी, अपने आप में ये एक विशाल संगठन भी थे, मगर केवल इतना ही नहीं, तो संगठन के कार्यकर्ताओं में प्राण शक्ति भरने में सक्षम ऐसा ये व्यक्तिमत्व, मगर ये व्यक्तिमत्व अपने आप को आखिरी दम तक मानता रहा कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ और मुझे जो मूल मेरे संगठन से जो संस्कार मिले हैं, जो आदेश मिलता है, तो एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक के नाते मैं कैसे करूं। ये भाव जिनके मन में रहता था, ऐसे वो श्रेष्ठ स्वयंसेवक। मुझे याद है वो कहते थे, सुमित्रा एक बात समझ ले, कई बार होता था घर में जाके बैठती थी उनके साउथ एवेन्यू में, कई विषयों पर चर्चा होती थी, और तब वो प्रचारक क्या होता है, कार्यकर्ता कैसा होना, क्या नियम है, तो बोलते बोलते उन्होंने एक बात मुझे बोली थी जो मैं आज याद भी करती हूँ, विचार भी मन में रखती हूँ। उन्होंने कहा, एक बात ध्यान में रख, संगठन का काम अगर करना है तो कैसे करना है, तो जेणे विठ्ठल मात्रा घ्यावी, तेणे पथ्ये सांभाळावी। ये उनका कहना था कि अगर आप कहते हैं ये मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, ईश्वरीय काम, तो उसे कुछ पथ्य, उसको कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। तू भी राजनीति में ये बात ध्यान में रख। तो ऐसे जिनके मन में ये मूल संगठन का विचार, जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी ऐसा लगता है, कल ही मैं हमारे माननीय सरसंघ चालक जी को सुन रही थी, आखिरी में उन्होंने एक जो उत्तर देते समय बात की, श्रेष्ठ बात की कि वो तो बाकी सब काम समय समय पे हम करते हैं, मगर मूल काम जो हमारा है, मेरा है, संघ का है, वो ये है मनुष्य का निर्माण करना। और फिर लगता है मनुष्य भी कैसे, तो एक एक स्वयंसेवक कैसा होना। एक स्वयंसेवक एक पूरा संगठन बन सकता है, गढ़ सकता है। अगर हम एकनाथ जी रानड़े से कई बार मैं देखती हूँ, नाम लेती हूँ, एकनाथ जी रानड़े एक इतना बड़ा विशाल काम करके रखा उन्होंने, एक एक पाई पाई जोड़ के पूरे हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग देखने आते हैं। नानाजी देशमुख, दत्तोपंत जी तो उसमें है ही, ऐसे कई, और मजदूरों का संगठन। मुझे कुछ जो प्रमुख बातें उनकी लगती है, संगठन गढ़ा किसका, मजदूरों का।
मगर मजदूरों के संगठन में जब बात ये होती है अधिकार की, लेके रहेंगे हक से, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, घोषणाएं उसके अनुरूप होती है। भाषण भी राणा भीमदेवी जैसे होते बहते उसी ठाठ से भाषण होते हैं। ऐसे में मजदूर संघ को गढ़ते हुए उस मजदूर संगठन के मुंह से घोषणा कौन सी आती है? बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। मजदूर संघ की ये घोषणा, देश के लिए करेंगे काम और फिर काम के लेंगे पूरे दाम, वो तो है, मगर देश के लिए करेंगे काम। ये जो भाव रख कर के संगठन खड़ा किया, ऐसे अनेकानेक संगठन, केवल एक नहीं, मगर ये सब करते हुए उसके बाद अभी जैसे नाम लिए गए एक के बाद एक, मगर संगठन करते हुए, नेतृत्व करते हुए जो हमेशा एक मार्गदर्शन देते हैं, आज भी जो अपने आप को नेता, जो अपने आप को मानता है कि हाँ मैं संगठन का खुद प्रमुख, ध्यान में रखने लायक बात है। वो कहते थे कि हमेशा संगठन में क्या होता है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग। वो कहते थे एक बात ध्यान रख, बस बातों बातों में मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों समझाते थे, मुझे लगता है मुझे इसलिए समझाते थे कि तुम माँ है ना, तुम्हें अपने बच्चों को आगे ये समझाना है, ये भी हो सकता है। तो बोलते थे सुमित्रा, हमेशा होता है संगठन जब बड़ा होता है ना, विस्तार होता है, बिगड़ता कैसे उसकी अनेक बातें बोलते थे, मगर बोले क्राइसिस ऑफ क्रेडिट शेयरिंग हमेशा होता है। और ऐसे में जो मुख्य प्रवर्तक है उसको स्थिर चित्त रहना है। वो अगर स्थिर चित्त रहता है तो फिर ये पूरा समाज अपने आप स्वयं शासित बनेगा। हमें बनाना है, ये स्व अनुशासन है। ये सब बातें करते करते किसान संघ का गठन हो गया, सब कुछ होते होते, लेकिन फिर आखिरी में मैं देखती हूँ जो मूल बात समाज के लिए क्या आवश्यक, वो उनके मन में ये थी कि समरसता के बिना कुछ नहीं। आखिरी में समरसता मंच, कभी कभी लगता है लोगों ने समता की बातें सोची। हम कहते हैं सबको समान अधिकार होना चाहिए, समान विचार से चलना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए, ऊंच नीचता नहीं होना चाहिए, ये अंदर की बात विचार है। मगर ठेंगड़ी जी ने, मुझे लगा जो उनको क्यों विचारक कहते हैं, समरसता ये शब्द मुझे याद है। मैं एक थोड़ा उदाहरण दूँ, थोड़ा सा समय ले रही हूँ। एक बात मुझे याद है, ये समरसता कैसी होती है। हमारे वंदनीय मौसी जी एक उदाहरण देते थे अनुरूपता के लिए, वर वधू की बात वो करते हैं कैसे होना चाहिए, राम और सीता का उदाहरण देते थे। तो वंदनीय मौसी जी कहते हैं आजकल हम देखते समान है कि नहीं, डिग्री को डिग्री है कि नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर है तो डॉक्टर लड़की देखो डिग्री को डिग्री है कि नहीं, ऊंचाई को ऊंचाई नापू, रंग को रंग नापू। वो बोलती थी, मौसी जी बोलती थी ऐसा नहीं होता है। शक्कर की मिल में शक्कर ही मिला दो, 2 डब्बे में शक्कर है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शक्कर है, समता हो गई, शक्कर है दोनों। लेकिन वो बताती थी कि अगर नींबू पानी में शक्कर मिला दो, शक्कर घुल जाती है तो एक अलग रसायन बनता है, ये समरस। और मुझे लगा कि ठेंगड़ी जी को यही बात कही थी कि समरसता जब हो जाएगी, एक रसता जब समाज में आ जाएगी, तब कहीं ना कहीं हिंदुत्व का, श्रेष्ठ भारत का एक रसायन बन सकता है। इसलिए समरसता मंच। और ये ऐसे सोचने वाले, ये जब इनको हम राष्ट्र ऋषि कहते हैं तो लगता है कि हाँ, जिन ऋषियों की हम कल्पना करते थे, रामायण कहते कहते कि कैसे उन ऋषियों ने मार्गदर्शन किया प्रभु श्री राम का, तो ऐसा लगता है कि वहीं से ही ये जिनके मैंने नाम लिए और ऐसे अनगिनत होंगे
क्योंकि इन्होंने ध्यान रखा पाँव हमेशा धरती पर कितने ही ऊंचे। आज ठेंगड़ी जी के लिए मैं इतना ही कहूँगी, एक बात आखिरी में बताऊँगी कि ऋषि तुल्य तो है ही, मगर ऋषि तुल्य बने कैसे। जब बीएमएस को, भारतीय मजदूर संघ को एक श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ, गीता तो ये आपको मालूम होगा, उनकी इतनी संख्या हो गई कि पूरे बाकी के संगठनों में भारतीय मजदूर संघ प्रथम क्रमांक पे आ गया। लेकिन उस समय भी जब बैठक हो रही थी तब जगह जगह उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा सूची बनाओ। आज तक इस भारतीय मजदूर संघ को काम क्रेडिट नहीं लिया है, सूची बनाते जाओ कि भारतीय मजदूर संघ यहाँ तक पहुँच गया, कौन कौन से हमारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसके लिए पूरी जिंदगी खपाई है, पूरा जीवन दान दिया है, काम करते करते मृत्यु आया हो। ऐसे सबकी सूची बनाते जाओ, उनके कारण हम यहाँ आज पहुँचे हैं। और इसलिए मैंने कहा ये ऋषि तुल्य जीवन, और ऐसे ऋषि तुल्य जीवन को अनेकानेक प्रकार से उन्होंने, अभी ब्रजेश जी ने कहा, अनेक विचार दिए, आर्थिक से लेकर के सामाजिक तक सभी प्रकार का जो विचार दिया। पूरे साल हमारा सबका काम है। आज तो इसकी शुरुआत है, हम माननीय सरसंघचालक जी से मार्गदर्शन लेंगे और आप सबके सहयोग से कैसे उनके विचार हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति जो आज का है, इसलिए वेबसाइट भी है कि अब हम उस जमाने में जा रहे हैं, युवा तो उसी से देखेंगे, उसी से समझेंगे, मगर हर युवा तक जो कल का कहीं ना कहीं हमारा नेता भी होगा, कल का कहीं ना कहीं ऋषि स्वरूप भी बन सकता है, उस हर युवा तक ये बात पहुँचे कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। ये पूरा कहीं ना कहीं विचार पहुँचाना, यानी माननीय ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी मनाना, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन से निश्चित ही साल भर कार्यक्रम करने के लिए हम सब लोगों को ऊर्जा मिलेगी। इस कार्यक्रम के निमित्त जो उत्साह है उसमें आज अपने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, मजदूर संघ, किसान संघ, संघ के कार्यकर्ताओं ने ठेंगड़ी जी का जो जन्म ग्राम है आरवी, उस आरवी से एक जोत यहाँ तक लेकर आए थे और उसी जोत को हम पूरे देश भर में विचार के रूप में ठेंगड़ी जी का जो विचार धन है वो सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें विदर्भ प्रांत के कार्यकर्ता बापू देशमुख, वहाँ आरवी के सवा लाखे जी, इन सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करते हुए 144 का सब जगह लागू होने के बाद में भी इस प्रकार की यात्रा निकाल कर लाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन करूंगा कि इस जन्म शताब्दी वर्ष के उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत। स्वर्गीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जन्म शताब्दी समारोह समिति की माननीय अध्यक्षा और पूर्व लोकसभा अध्यक्षा आदरणीय सुमित्रा ताई जी, इस समिति के सारे क्रियाकलापों को देखने संभालने वाले आदरणीय ब्रजेश जी, समिति के सभी आदरणीय सदस्यगण, विविध संगठनों के यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता, नागरिक सज्जन, माता भगिनी,
सुमित्रा ताई जी ने जो प्रारंभ से ही उल्लेख किया है, दत्तोपंत जी के जन्म के 100 साल पूरे हुए तो हमको ये लगता है कि उनके जन्म शताब्दी को मनाना चाहिए। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात इसलिए है कि वो हमको अपने लगते हैं, ऐसा उनका संबंध रहा है। जिन जिन लोगों को उनके सानिध्य का सौभाग्य मिला है, जिन जिन परिवारों में उनका आना जाना रहा है देश भर में, उन सब की ये अनुभूति है। और चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार से वो बनाकर रखते थे, सभी कार्यकर्ता, और क्योंकि अंतिम समय तक वो सक्रिय थे, इसलिए उनके जीवन काल में जो जो कार्यकर्ता थे छोटे बड़े, उन सबको इसका कुछ न कुछ अनुभव है, उनके इस स्पर्श का, और इसलिए स्वाभाविक लगता है। और ये भी अनुभूति है कि इस स्पर्श में से हम सब लोगों ने अपने विकास के लिए कुछ न कुछ पाया है। अपने कुटुंब ने पाया है, व्यक्तिगत संपर्क जिनका उनसे आया, उन सब ने उनसे कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ लिया है। और इसलिए जन्म शताब्दी का एक भाव तो ये है कि ये एक कृतज्ञता यापन अपना है। दूसरी बात है कि इतना असामान्य व्यक्तित्व हो गया और सौभाग्य से हम उसके संपर्क में आ गए, हमको तो लाभ मिला, लेकिन उनका लाभ सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। एक ही समय एक तत्वचिंतक, एक सक्षम नेतृत्व और उत्कृष्ट संगठक, एक ही व्यक्ति में ये तीनों बातें मिलना और इन तीनों बातों का उनके क्रियाकलापों में समान रूप से प्रकट होना एक कठिन बात है। तीनों क्षमताएं हो भी सकती है, लेकिन आदमी फिर किसी एक पहलू में उलझ जाता है तो बाकी दो पहलू उपेक्षित हो जाते। ऐसा नहीं हुआ है। दत्तोपंत जी का तत्वज्ञान का व्यासंग, दत्तोपंत जी का बहुत सक्षम रीति से और समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व का प्रदान करना, और दत्तोपंत जी का जिन जिन कामों में वो रहे उन सारे कार्यकर्ताओं को संगठन के सूत्र में पक्की तरह जोड़ लेना, ये सारी बातें समान रूप से सदा सर्वकाल चलती रही। और इसलिए इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। तो इनके बारे में हम समाज का प्रबोधन करेंगे, ऐसा हमने अभी तय किया है। उनके विचार हम समाज में ले जाएंगे, उनके व्यक्तित्व की और सारी बातें बताएंगे। जो संगठन की पद्धति उन्होंने खड़ी की उसके महत्व के बारे में समझाएंगे। उनके जो अनेक स्वप्न थे, हमारे भी वही स्वप्न है, उन्होंने ही हमको दिया है। जैसे सामाजिक समरसता का उल्लेख हुआ, दत्तोपंत जी का और इस विषय से और उनके बचपन से संबंध रहा है। उनके व्यक्तिगत संपर्क में बचपन से उनके जो मित्र हैं, समाज के सब स्तरों के, सब वर्गों के लोग हैं। और दत्तोपंत जी आयु से और स्थान से इतने बड़े होने के बाद भी जब जब वो किसी निमित्त आरवी जाते थे, उन सब मित्रों से जैसा पहले मिलते थे वैसा ही मिलते थे। जैसा पहले उनका निकट का व्यवहार रहता था वैसा ही व्यवहार रहता था। आयु बड़े होने पर भी दो मित्रों को आपस में मिलने में मुक्तता का संकोच होता है, वो बिल्कुल नहीं था। और स्थान बड़ा होने के बाद तो थोड़ा लिहाज दोनों तरफ से रखा जाता है। बाकी लोग तो रखते ही होंगे, दत्तोपंत जी नहीं रखते थे, वो मित्र को मित्र जैसे ही मिलते थे। और यही बात उनकी रही है। और इस सारा क्रियाकलाप करते समय सौभाग्य से उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत निकट सानिध्य प्राप्त हुआ।
उनके चाचा जी मजदूर नेता थे, इसलिए मजदूर जीवन से भी उनका उनके जवानी से संबंध रहा है। स्नेह और करुणा उनको बचपन से मिली थी, यानी जन्मजात थी। तो स्वाभाविक जो करते थे उसमें सारी बातें आती थी, और इसलिए बड़ा गहरा अध्ययन करके उनका एक सपना था कि ये जो ऊंच नीच की विषमता है वो निकल जाए, और निकल जाने का वास्तविक उपाय है पहले मन से निकल जाए। मन में आत्मीयता उत्पन्न हो, मन में अपनापन उत्पन्न हो, तो बाकी सारी बातें पाटी जाएंगी उसके भरोसे। मनुष्य के प्रयत्नों से जहां तक विषमता को हटाया जा सकता है, प्रकृति दत्त जो बातें प्रकृति रखती है सब में अलग अलग, वो छोड़कर वहां तक मनुष्य समता स्थापित कर ले, इसके लिए उसको विचार, ऊर्जा, दृष्टि देने वाली मन की जो समरसता है वो सारे देश में स्थापित हो, ये उनका सपना था। अपने देश के गौरव की बात मन में रखकर हम स्वावलंबी बने, सारे दुनिया को जोड़ते हुए भी हम परावलंबी न बने, इसलिए स्वदेशी उनके मन की एक बात थी। उसके लिए वो प्रयासरत थे, और उनके इस प्रेरणा के कारण, परिश्रम के कारण, उनसे मिली दृष्टि के कारण हम सब लोगों ने मिलकर कुछ अंतर तय किया है। अभी काफी दूर जाना है, उन सपनों को पूरा करना है। इस दृष्टि से भी अपना प्रबोधन होगा। उत्कट देशभक्ति, भारत भक्ति, ये तो उनके जीवन का स्थायी भाव था। वो स्थिर चित्त थे, जैसा ताई जी ने अभी बताया। प्रमुख आदमी को स्थिर चित्त होना पड़ता है, बहुत ही स्थिर चित्त थे। मन में जो और भावनाओं का तूफान चलता था वो कभी भी उनके कर्म में, वाणी में प्रकट नहीं हुआ। अंदर ही अंदर उन्होंने उसको पचाया, उनके निर्णयों को उसने प्रभावित नहीं किया। दिशा देने तक का जितना काम होता है उतना ही हुआ उसके आधार पर। परंतु ऐसे दत्तोपंत जी भी मैंने ये स्वयं देखा और सुना है कि जब देशभक्तों का विषय आता था, देशभक्ति का विषय आता था, तो सद्गदित हो जाते थे। नागपुर में कार्यालय में कुछ प्रसंग था, नागपुर के कार्यालय में, संघ कार्यालय में, और उस निमित्त जितने पुराने प्रचारक विदर्भ नागपुर के यहाँ पर थे उनको इकट्ठा किया था। थोड़ा बहुत कोई गमछा, धोती वगैरह ऐसा देना, उनके साथ भोजन करना, ऐसा अनौपचारिक कार्यक्रम था, कोई समारंभ नहीं था। लेकिन दत्तोपंत जी है तो दत्तोपंत जी कुछ विचार रखेंगे, ये योजना भी थी। उस समय उनका जो भाषण हुआ है तो दत्तोपंत जी की भी आंखों में आंसू और सुनने वालों के भी आंखों में आंसू। और विषय कुछ, विषय क्या, विषय यही समर्पण। अनेक फुले फुलती, फुलोनी सुकोनी या जाती, कोणी त्यांची महती गणती ठेविली असे। परिजे गजेंद्र शुंडेने उपरले श्री गजेंद्र शुंडेने उपटिले, श्रीहरि चरणीच ठेले, फूलते अमर दहाले जगा माझी। इसको लेके उनका जो शुरू हुआ पूरा माझे मृत्युपत्र सावरकर जी की कविता, और उसको लेके फिर समर्पण का भाव, इतना उत्कटता से वैसा भाषण मैंने अपने जीवन में सुना नहीं है। उसका कैसेट भी सुनते हैं तो रोमांच उठते हैं। अब ये सारी बातें हमको इस जन्म शताब्दी के निमित्त ले जानी है दत्तोपंत जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और विचारों के प्रबोधन के निमित्त से। और इसलिए पहली बात है कि हमको इन बातों को ठीक से समझना पड़ेगा। एक अपनत्व है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। अपनत्व जिसके बारे में है उसको समझना भी पड़ता है, तो हमको भी अध्ययन करना पड़ेगा कई बातों का, लोगों के सामने हमको बताना है।
अमूल कुछ बताना नहीं है। अमूल यानी बिना मूल का। महापुरुषों के बारे में दंत कथाएं चलती है, किंवदंतियां चलती है, और श्रद्धा की भी कुछ बातें होती है जो प्रमाणित नहीं की जा सकती, प्रामाणिक तो हो सकती है, लेकिन जनता का प्रबोधन जब करना है तब उसका काम नहीं है। अब है दत्तोपंत जी के चरित्र के ये प्रसंग है कि 4 साल तक वो एक शब्द नहीं बोले थे। गाणगापुर उनको ले गए, वहाँ पूजा वगैरह हो गई। माता जी दत्त भगवान की उपासक थी, और वापस आते समय भूसावल स्टेशन पर पहले उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। तो दत्त का प्रसाद दत्तोपंत, ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये लोगों में ले जाने की बात नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने जगह ठीक ही है, उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन लोगों में हम क्या ले जाएंगे, ये हमको अध्ययन करना पड़ेगा। ये बातें हम बताएंगे तो लोगों में भी एक गौरव भाव जागृत तो होगा, लेकिन हमको केवल दत्तोपंत जी के प्रति गौरव भाव जागृत करने में क्या है, और ऐसा होने में दत्तोपंत जी को भी क्या है। उनको तो इसकी कहीं चाह नहीं थी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दीन चार रहे न रहे, ऐसे होते। उनको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा जीवन भर उन्होंने। तो हमको जो ले जाना है वो क्या ले जाना है, हमको भी ठीक अध्ययन करके जाना पड़ेगा। कुछ समिति के लोग भी आपको निर्देश देंगे, लेकिन हम सब उन विचारों के कार्यकर्ता है, तो शताब्दी हो ना हो हमारा तो कर्तव्य है ये सारा अध्ययन उनको करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि फिर बातें ध्यान में आती है। ऐसा दत्तोपंत जी ने एक विचार दिया है, नहीं विचार तो अपना सनातन विचार है। उस विचार को सभी लोगों से ग्रहण किया और सामान्य लोगों के लिए बहुत सीधे सूत्र में डॉक्टर साहब ने रखा। उस विचार की उस समय मान्यता नहीं थी। डॉक्टर साहब का संपर्क जिनका आया, संघ का संपर्क जिनका आया, उतने लोगों ने उसको समझा, लेकिन सारे समाज में उसको ले जाना था, तो उसको और विद्वानों को शोभा देगी ऐसी भाषा में तर्कों से मंडित करना, भाष्य करना, सामान्य सूत्रों का एक विशाल विचार परिसर खड़ा करना, ये काम था, पूजनीय गुरुजी ने किया। और डॉक्टर साहब के सूत्रों के भाष्यकार उनको कहा जा सकता है। यूँ ऐसा उनको कहने के लिए कहने वाले की योग्यता चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। गुरुजी के उन विचारों के आधार पर, यानी अपनी सनातन परंपरा के और सर्वमान्य विचार के आधार पर एक युगानुकूल बातें जोड़ने की आवश्यकता थी। तो 2 लोगों ने तो ज्ञान के क्षेत्र में इस काम को इस विचार परिवार में किया है। एक है दत्तोपंत जी, दूसरे है दीनदयाल जी। दीनदयाल जी की जन्मशती हो गई, दत्तोपंत जी की है। दीनदयाल जी का विचार विशेषकर केंद्रित रहा राजनीति, जहां वो काम कर रहे थे। दत्तोपंत जी ने भी अनेक क्षेत्रों में काम किया, और इसलिए इस विचार को उन्होंने दिया है, और इस विचार के समसामयिक संदर्भों में बहुत कुछ कहा है। अब उस विचार को हम ग्रहण करेंगे, समझेंगे और वो रखेंगे, तब एक बात और ध्यान में रखनी है कि अपने भूमि में सनातन काल से चलता आया हुआ विचार अपने देश के सभी महापुरुषों ने रखा है। डॉक्टर साहब के समकालीन सभी महापुरुषों ने उसी विचार के आधार पर मंडन किया है, लेकिन उस विचार के आधार पर उन्होंने जो कहा है उसमें अंतर है, क्योंकि संदर्भ प्रत्येक का अलग अलग है, पृष्ठभूमि प्रत्येक की अलग अलग है। जिस समस्या को लेकर इस विचार का उनको और एप्लीकेशन करना है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो समस्याएं अलग अलग है, अलग प्रकार की है।
फिर ऊपर ऊपर विचार करने वाले को उसमें एक अंतर दिखाई देता है। वो अंतर होना आवश्यक भी था उस समय, क्योंकि ये बदलता ही है। आज भी समय बदल गया है, तो और समय बदलते जाने वाला है। केवल आज की बात नहीं, कल भी बदलने वाला है। जीवन का स्वरूप बदलता है। पहले हम प्रवास करते थे, पैदल करते थे, घोड़े पर करते थे, बैलबंडियों से करते थे। एक प्रवास की बात की, यात्रा करने की बात की, तो आज जो तरीका बदल गया है उसके कारण कितनी बातें बदल गई है। यात्रा करने का और ये तरीका होने के नाते लोगों का आना जाना प्रदेशों में एक दूसरे के कम था। आजीविका प्राप्त करने के लिए लोग बहुत ज्यादा भटक नहीं सकते थे, इसलिए नहीं भटकते थे। इसलिए आजीविका कमाने के तरीके भी अलग थे, मर्यादित भी थे। आज एक यात्रा का तरीका बदले। अगर मैं चाहता हूं और मेरे में गुण है तो मैं अमेरिका में भी आजीविका खोज सकता हूं, और आज जा भी सकता हूं, आसानी से जा सकता हूं। और थोड़ा अधिक कमा लूं तो मैं चाहे जैसा आ जा सकता हूं, तो मेरे जीवन का तरीका बदल जाएगा। ऐसे बदलते हुए काल देश परिस्थिति के अनुरूप मूल्यों को कायम रखते हुए रूप को बदलने की गतिमानता विचार में होनी चाहिए। तो आज के समय के अनुरूप उन विचारों को हम कैसा ले जाएंगे जिनको दत्तोपंत जी ने लिखा है, बोला है, हमारे पास उसके ग्रंथ है, उसके और ध्वनि मुद्रित है हमारे पास, हम सुनते आए हैं उनको। उस समय दत्तोपंत जी ने ऐसा कहा, उसी को आज कहना है। उसका आशय कायम रखते हुए, उसके मूल्य कायम रखते हुए, उसका मूल कायम रखते हुए आज किस रूप में जाने से उसकी सार्थकता सिद्ध होगी, उसकी स्वीकार्यता बनेगी। ये चिंतन दत्तोपंत जी करते थे। दत्तोपंत जी ने संघ का विचार रखा, लेकिन दत्तोपंत जी के विचार में सामान्य संघ कार्यकर्ता के बोलने में जो उदाहरण नहीं आते वो भी आते थे। उसके लिए अध्ययन, चिंतन, व्यासंग उन्होंने किया, परिश्रम उन्होंने किया। तो मार्क्स से लेकर उमर खय्याम की रुबाइयों तक सारे दुनिया भर के पुराने और अद्ययावत साहित्य का उनका अध्ययन था। वो अध्ययन कर सके ऐसा जीवन क्रम उन्होंने अपना बनाया था। बाकी सारे काम संभाल पर उन्होंने ये भी किया, हमको भी करना पड़ेगा। सामान्यतः मनुष्य स्वभाव ये होता है। विनोबा जी कहते थे कि कार्यकर्ता आजकल कहते हैं कि भाई हमको काम बताओ, ये सोचने वाली बात हमसे नहीं होती, हमको काम बताओ, जमीन पर हम करेंगे। और दूसरा एक प्रकार के कार्यकर्ताओं को होते हैं, वो मिट्टी में खेलना हमको नहीं होता है, हम हाथ से काम कर, हमको आप सोचने के लिए बताओ, आप समस्या बताओ, हम सोचेंगे, आपको उपाय बताएंगे। विनोबा जी कहते थे ऐसे से कुछ नहीं होने वाला। जो परिश्रम करता है उसका चिंतन चाहिए, और जिसका चिंतन है वो अगर उसको व्यवहार में उतार कर नहीं दिखाता उसका कोई अर्थ नहीं। अब दत्तोपंत जी सब काम करते थे और काम के साथ ही अध्ययन भी उनका रहता था। इतना बड़ा व्यासंग था। कभी मैंने ये तो नहीं देखा उनको बहुत जल्दी उठकर वो कि कंठस्थ कर रहे वगैरह, उनको सब कंठस्थ रहता था। बहुत कष्टपूर्वक एक एक भाषण की तैयारी करते समय 100 रेफरेंसेस निकाल के उनको एक बार फिर से देख लेते थे, है उनके पास तो भी। अब संघ के कार्यक्रमों में कौन से विषय रहते? एक ही विषय रहता है, एक ही विषय के 10-12 पहलू रहते हैं। तो लगातार 30-30 साल मैं भी बोल रहा हूँ संघ में, भाषण करता ही हूँ, बौद्धिक वर्ग जिसको कहते हैं। तो जितने विषय है हमारी कक्षा में वो सारे मेरे कंठस्थ हैं। ऐसे उनके तो थे ही, लेकिन ऐसा होने के बाद भी कल बौद्धिक वर्ग देना है तो आज रात को तैयारी करते थे, फिर से सारा देख लेते थे। क्योंकि कोई भी बात बिना मूल के नहीं जानी चाहिए। ऐसा परिश्रम हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा चिंतन हमको भी करना पड़ेगा। काल परिस्थिति देश सुसंगत चिंतन का रूप आज क्या हो फिर से सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो 10 साल पहले था वो आज बदल गया है, और आज जो है वो 10 साल बाद रहेगा कि नहीं बता नहीं सकते।
दत्तोपंत जी के सारी ज्ञान साधना में ये जैसा परिश्रम था, ये जैसी प्रामाणिकता थी, निस्वार्थ बुद्धि का नेतृत्व, समर्पित नेतृत्व कैसा रहता है। डॉक्टर साहब का तो उदाहरण देते ही थे, नित्य हम जो उदाहरण लेते हैं आम्बेडकर साहब का, विवेकानंद जी का, वो सब रहते थे। चारू मुजुमदार का भी उदाहरण वो देते थे, मोहम्मद साहब का भी उदाहरण देते थे। इन सबकी जो कदर है वो कदर मन में रखकर उनका और ये सारा उद्योग चलता था, चिंतन चलता था। वैसे ही उसमें एक ये विवेक मिलता है, परिस्थिति अनुरूप रूप उन्होंने प्रस्तुत किया है जगह जगह। वो एक महान विचारक थे, लेकिन वो विचारों में बंद नहीं थे। विचारों का जो मूल है, मूल्य है हमारे देश में धर्म के मूल्य है। विचारधारा कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, धर्म का मंडन सबने किया है। धर्म कहो, धम्म कहो, ऐसे अनेक नाम से, पुरुल कहो, लेकिन धर्म का है। उन मूल्यों पर पक्का रहकर किसी भी हालत में उनसे रत्ती मात्र समझौता न करते हुए भी ये जो गतिमानता है सोचने की, ये हमको भी सीखनी पड़ेगी, तब हम समाज में दत्तोपंत जी के विचारों को ले जा सकेंगे। दत्तोपंत जी का नेतृत्व हमारे सबके अध्ययन का विषय है। पहली तो बात है कि पूर्णतः निस्पृह निस्वार्थ नेतृत्व उनका था। मैं नहीं तू ही, यह उनका जीवन में मंत्र था। नेतृत्व करना पड़ता था तब वो करते थे, लेकिन अगर कोई दूसरा उपलब्ध है, उतनी क्षमता के साथ कार्यसिद्धि हो, ऐसा नेतृत्व दे सकता है, तो प्राथमिकता उसको रहती थी। किस प्रसंग में किसका नेतृत्व उपयुक्त है, उसके पास वो नेतृत्व देने में हिचकते कई बार मैंने देखा है। हम सब लोग बैठकों में मिलते थे, कई प्रकार के काम आजकल स्वयंसेवक करने लगे हैं, तो कई प्रकार की बातों का मिलकर ही विचार करना पड़ता है। तो कभी वो कहते थे कि ये नहीं, इसको इसमें मैं नहीं, उनको बताओ, वो इसके लिए उपयुक्त है, वो देते थे कि भाई इटली का स्वातंत्र संघर्ष हुआ तो जागरण का काम मैज़िनी ने किया। बाद में प्रत्यक्ष लड़ाई का समय आया तो मैज़िनी ने कहा कि मैं उपयुक्त नहीं हूँ, लड़ाई का अनुभव नहीं है, गैरिबल्डी है, उसको सेनापति बनाओ। वो गैरिबाल्डी को नेतृत्व दे दिया, उसके नेतृत्व में संघर्ष हुआ, जीत गए। बाद में अब समाज का नेतृत्व, शासन संभालने की बारी आई तो गैरिबाल्डी ने कहा कि मैं लड़ सकता हूं लेकिन मैं चला नहीं सकता, चलाने वाले वो दूसरे हैं, उनको लाओ। तो तीसरे को इटली का और प्रमुख बनाया। अब ये उदाहरण वो देते थे, लेकिन ये दिखता था उनके करने। टीम स्पिरिट से काम होता था। सुप्रसिद्ध घटना है, दत्तोपंत जी से बहुत लोग यहाँ परिचित हैं, उनको ये सारे प्रसंग मालूम है, इसलिए मैं उनमें जाता नहीं हूँ। लेकिन एक उदाहरण है, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना में दत्तोपंत जी के मन में नाम था भारतीय श्रमिक संघ, और भोपाल में बैठक हुई। इस नाम को लेकर जिनसे चर्चा हुई थी, बंगाल के बड़े सीनियर कार्यकर्ता, वो भी इसके समर्थन में थे। बैठक में विषय आया, विशेषकर उत्तर भारत के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये श्रमिक तो हम कह भी नहीं, उच्चारण भी ठीक से नहीं कर सकते और समझ में भी किसी मजदूर को। तो दत्तोपंत जी ने ये उनको कहा कि आप बताइए, आपका विचार रखिए। तो उन्होंने कहा कि ये श्रमिक शब्द तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बात सोचने लायक है, श्रमिक के बजाय मजदूर करना चाहिए। तो दत्तोपंत जी ने उसको मजदूर संघ कर दिया। वास्तव में वो स्थिति तो ऐसी थी, संगठन का बिल्कुल प्रारंभ था, मुट्ठीभर कार्यकर्ता थे और दत्तोपंत जी सबके श्रद्धा केंद्र थे, सबसे प्रमुख थे, वो तो अंत तक रहे। लेकिन उस समय तो बाकी कोई था ही नहीं विचार करने वाला। दत्तोपंत जी अपना आग्रह रख सकते थे, बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ होता, लेकिन दत्तोपंत जी ने सबका मन सुना और वो ऐसे चले।
ये टीम वर्किंग में सब में एक होकर रहना, नेतृत्व देते समय अंग्रेजी में जो सुप्रसिद्ध वाक्य प्रचार था, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम विद इन, यह उनकी शैली थी। जो वो कहते थे वो सब वो करते थे, जो उपदेश उनका रहता था वैसा उनका जीवन था, और इसलिए उनके शब्दों में एक सामर्थ्य रहता था। और नेता होने के बाद भी सबके साथ हो रहे, जहां औपचारिकता का पालन करना है वहां तक, बाकी तो वो सबके साथ रहते थे। कितना यानी अलौकिक नोहावे लोका प्रति, ऐसा सबको कहते थे कि अलौकिक लोगों में अलौकिक नहीं होना चाहिए। जिसको समाज जीवन को एक दिशा देनी है, मोड़ देनी है, उसको लोगों जैसा ही लोगों में रहना चाहिए। ऐसा ही वो रहते थे। कभी भी दत्तोपंत जी अकेले उनके कमरे में मिले नहीं हमको। इस परिसर में प्रतिदिन सभा होती थी, वर्ग होते थे, तब वो कहीं ना कहीं 4 लोगों में चाय पी रहे, आंगन में खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं, पेड़ के नीचे खड़े हैं, 10 लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा ही हमने देखा। सबके साथ रहना, सबके जैसा रहना। कितनी ही ऐसी बातें हैं टीम वर्किंग की जिनको हमको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें बताने के लिए तो अच्छी है, लेकिन इसको लोग समझते हैं सरल बातें हैं और बहुत छोटी बातें हैं, इसलिए लोग हमको भी देखते हैं। अगर हम बताते हैं तो हम वैसा कर रहे हैं। हम जब लोगों को बताएंगे कि दत्तोपंत जी का नेतृत्व ऐसा था, तो लोग कहेंगे ठीक है, आप उनका नाम लगाते हो, आपका क्या है? दत्तोपंत जी का ठीक ही है और दत्तोपंत जी का प्रभाव है, लेकिन हम उनका विचार ले जाने वाले, हमारा चित्र ऐसा नहीं रहा, तो इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमारी बातें विश्वासार्ह तब होगी जब धीरे धीरे इस तरफ जाने का हमारा प्रयास होगा। और इसलिए फिर तीसरी बात जो उनकी है, कार्यकर्ताओं पर ध्यान, कार्यकर्ताओं की चिंता। यानी प्रोटेक्ट मीन्स मैनेज मेन, ऐसा एक सिद्धांत था मैनेजमेंट साइंस में पहले, कि कंपनी के साधन, स्टेट, पैसा, प्रॉफिट वगैरह बढ़ाओ, उसके लिए आदमियों को उपयोग कर लो। लेकिन आज वो शास्त्र भी कहता है कि नहीं, उल्टा होना चाहिए, प्रोटेक्ट मैन मैनेज मीन्स। मनुष्य जोड़ो, अच्छे कर्तृत्व संपन्न आदमी जोड़ के रखो, ये तो मीन्स तो आने जाने वाली बात है। समाज परिवर्तन करने वाला, संगठन खड़ा करने वाला व्यक्ति मनुष्यों को जोड़ता है, कार्यक्रमों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, अनेक प्रकार के मीन्स के माध्यम से वो मनुष्यों को जोड़ता है। संघ का स्वयंसेवक संघ पद्धति से सर्वत्र काम करता है, इसका मतलब शाखा नहीं लगाता, हाफ पैंट पहन के नहीं घूमता, लेकिन अपने अपने कार्य में, अपने कार्य के कार्यक्रमों के द्वारा, साधनों के द्वारा जो जो संपर्क में आता है उसको वो अपना बनाता है, उसकी पूरी चिंता करता है, मित्र बनता है और उसके लिए परिश्रम उठाता है। यहाँ कई बार 14 साल में यहाँ रहा तो 2 बार तो दत्तोपंत जी यहाँ रहते ही थे रेशीम बाग में, प्रतिदिन सभा और वर्ग। तो रात को 10, साढ़े 10 बजे वो देखते थे कहीं मैं मिला तो, या कोई और मिला तो उसको तो बुलाते, कहते थे आज बहुत काम किया तुमने, बहुत थक गए हो ना। तो ध्यान में आता था, फिर मैं कहता था कि नहीं क्या करना है बताइए, नहीं स्कूटर वगैरह भी तुम अभी व्यवस्था में कहीं दी होगी, नहीं स्कूटर है, अच्छा तो फिर जाके आएंगे। फिर 10:30, 11 बजे हम निकलते थे और फिर कम से कम 5-7 कार्यकर्ताओं के यहाँ जाते थे। कार्यकर्ता फ्लैट्स में रहने वाले से लेकर झोपड़ी में रहने वाले। 1-1:30 बजे भी वो, एक बार तो मुझे याद है उनके भतीजे के यहाँ ही गए थे, मिलिंद जी के यहाँ, और रात को 1 बजा सब लोग सो गए थे।
तो आवाज़ दिए तो अंदर से कोई प्रतिसाद नहीं आया। तो उन्होंने कहा दत्तोपंत जी जाग नहीं रहे, तो एक पत्थर मार के देखो। तो लकड़ी की पाटे थे खिड़की के, मैंने पत्थर मारा, उससे जग गए लोग। फिर अंदर गए, उन बात हुई। लेकिन ये उनका नित्य कर्म रहता था। पूरे काम होने के बाद भी कार्यकर्ता के घर जाना, हालचाल देखना, बातचीत करना, कठिनाई है तो कुछ मार्ग सूझाना, कुछ व्यवस्था करना, रोज का कर्म रहता था। 1:30-2 बजे के पहले यहाँ तो हमने नहीं देखा कभी सोए। मैं एक बार पूछा तो उन्होंने कहा अरे मजदूर संघ वाले ऐसे ही है, आधा कप चाय पी के 2-2 घंटे के बाद हम जागते रहते हैं। अब ये मनुष्यों की चिंता करने का स्वभाव, और चिंता करना यानी लाड़ करना नहीं, और सन्मित्रों के लक्षण है ना, पापान निवारयति, गलत मार्ग में जाने नहीं देना, योजयति हिताय, हित की योजना करना, गुह्यम च गुहति, दोष है कुछ रहस्य गुप्त रखना, गुप्त कर देना, उसको नष्ट कर देना, 4 लोगों में चर्चा नहीं करना, गुणान प्रकटी करो, गुणों की चर्चा सर्वत्र करना, आपदगतम न जहाति, संकट में फंसे को छोड़ नहीं देना, ददाति काले, समय पर मदद करना, ये जो लक्षण है सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंती संता, इसका नित्य वस्तु पाठ दत्तोपंत जी के जीवन में हमने देखा है। तो इसका मतलब जनता में ये सारी बातें हम ले जाएंगे तो उसके पीछे ये संभव है, ये आना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर राम हुए कि नहीं 8000 साल के बाद प्रश्न निकालने वाले तो आ ही जाते हैं। राम है, प्रत्यक्ष है, मैं देखता हूं, ऐसा कहने वाले भी है, लेकिन राम हुए कि नहीं ऐसा क्यों प्रश्न आता है? उसका एक बड़ा महत्व का कारण यह भी है कि राम जैसे लोग नहीं दिखते, या फिर बीच वाला मार्ग समाज का, हाँ राम तो हुए हैं लेकिन तो भगवान के अवतार थे, मनुष्य में ऐसा नहीं होता कोई, इसलिए हम चाहे जो करने के लिए खाली हो गए। दत्तोपंत जी के विचार को ले जाना है, इसका मतलब मन वचन कर्म को ले जाना है। तो हम इसको ले तो जाएंगे, वो करना ही है, इन सारी बातों को बताना है, लेकिन ये हम ले जा सके इसलिए भी, और दत्तोपंत जी हमारे सामने ऐसे होकर गए, उसका लाभ हमको भी मिले, इसलिए भी हमको इन तीनों पहलुओं में आज हम जहाँ है वहाँ से कितने कदम आगे आने वाले शताब्दी वर्ष में जाएंगे, इसका भी अपना अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। जन्म शताब्दी समिति की ओर से इन तीनों बातों को पहुंचाने के उत्तम कार्यक्रम, उसके लिए आवश्यक साहित्य, उसका अध्ययन करने की व्यवस्था, ये सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन ये एक कार्यक्रम जो है कि दत्तोपंत जी के इस तत्वचिंतक पहलू को, नेतृत्व के पहलू को और संगठक के पहलू को अपने जीवन में लाना, पूरा का पूरा एकदम वैसा होंगे। 1 साल में स्वयं दत्तोपंत जी ने और कितनी लंबी तपस्या उसकी की है, साधना की है, ठीक है, कुछ बातें और उनको जन्मगत मिली थी, लेकिन वो भी स्वयं कहते थे, बाबा साहब भी कहते हैं कई बार कि ए जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन, 90% परस्पिरेशन। तो अपने को भगवान ने दिया जितना है, उसका अगर 90% हम उस पर और पसीना बहाते तो कुछ तो आगे चले ही जाएंगे। जन्म शताब्दी वर्ष का अपना लक्ष्य तय कीजिए, इन तीनों पहलुओं में मैं कहाँ तक आगे जाऊंगा, और उसका पूरा करना, ये अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम हम सब ने बनाना चाहिए। ऐसा अगर हम चलते हैं तो दत्तोपंत जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व को हम समाज में प्रबोधित कर सकेंगे। समाज उसको मानेगा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसका प्रबोधन करने वाले लोगों के जीवन में भी ये दिखता है, पूरा नहीं दिखता लेकिन उनका प्रयास है पूर्णत्व की ओर जाने का, ये भी दिखता है। और इसलिए ये हो सकता है दत्तोपंत जी जैसे थे वैसे हम भी हो सकते हैं, ये समाज को लगने लगा तो फिर समाज परिवर्तन की प्रक्रिया सुफल संपूर्ण होगी। यही रास्ता है, समाज परिवर्तन का और रास्ता नहीं होता है। मार्गाधारे वर्तावे, विश्व मोहरे लावावे,
अलौकिक नोहावे लोकाप्रती, पूरी ओवी ये है ज्ञानेश्वरी कि जैसा होना है समाज को वैसा वर्तावे स्वयं करना और सारे विश्व को एक दिशा में लगाना, और ये करते समय लोगों में रहकर इसको करना, लोगों का रहकर इसको करना। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जिसको नायक कहा है, वो नायक ऐसा होता है। दत्तोपंत जी को अपने जीवन से जो उदाहरण अभिप्रेत था, जो उन्होंने बड़ी और क्षमता के साथ यशस्वी रूप से हम सबके सामने रखा है, वो ऐसे चिंतक, संगठक, नेता, नायक का रखा है। वैसा होने का हम भी प्रयास करें, और कैसा होना चाहिए इसका वर्णन दत्तोपंत जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और विचारों के माध्यम से सर्वत्र ले जाए, इतनी एक प्रार्थना आज के दिन आपके सामने रखता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच के श्री अजय पत्की जी को निवेदन करता हूँ। अजय पत्की जी के आभार प्रदर्शन के बाद में आनंद किटकरू वंदे मातरम प्रस्तुत करेंगे। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष के अखिल भारतीय इस उद्घाटन कार्यक्रम में आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित आए हैं। सर्वप्रथम हमारे मार्गदर्शन के लिए वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की दिशा किस प्रकार की हो, इसके लिए पाथेय प्रदान करने वाले हमारे पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत को मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हमारे इस समिति की अखिल भारतीय अध्यक्षा, लोकसभा की पूर्व सभापति श्रीमती सुमित्राताई महाजन, इन्होंने प्रारंभ में हमारा मार्गदर्शन किया है। समिति की बैठक में भी उपस्थित रही है, वहाँ भी अपने विचार रखे हैं, उसके लिए भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। यह कार्यक्रम सफल बनाने के लिए यह परिसर डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति का है। उन्होंने इसके लिए अनुमति दी, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई, इसलिए सारे संचालकों का आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए नागपुर महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, नागपुर के सभी समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक माध्यम, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, साधना सहकारी बैंक, शिक्षक सहकारी बैंक, यवतमाल अर्बन बैंक तथा अन्य सोसाइटियाँ, इन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। पार्किंग की व्यवस्था CP एंड बेरार, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन और लोकांची शाळा, इनके मैदान पर कराई गई। इन सभी संस्थाओं को मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी इस कार्यक्रम की सूचना मिलते ही श्रद्धेय दत्तोपंत जी पर हमारी जो श्रद्धा है उसके कारण यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए सभी अतिथिगण और निमंत्रितों का मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यहाँ जो प्रदर्शनी नीचे लगी है, हम इस कार्यक्रम के पश्चात अवश्य देखें, संस्कार भारती की ओर से लगाई गई है, और यहाँ जो रंगोली है उसकी भी व्यवस्था संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं ने की है। चित्र प्रदर्शनी के लिए श्री श्रीकांत बंबावाले, बंसी कोठेकर, रंगोली के लिए राधा काकड़े, वीणा हरदास तथा उनकी सारी टीम, इन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनके भी आभार प्रकट करता हूँ। इसके पश्चात वंदे मातरम होगा और बाद में यह कार्यक्रम समाप्त होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां
मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैः द्रुत खर करवाले अबला कैनो माँ एतो बले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की